गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ बात किसकी होती है? 8 कोर इंडस्ट्रीज की। अब ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है आपकी डीपीआईआईटी के द्वारा, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब ये हर महीने हमारे सामने इनका डेटा आता है। अब यहाँ पर हमें नोटिस करने को ये मिल रहा है कि जो अप्रैल मंथ है ना, इसमें ये नंबर 1.7% देखने को मिला है, जो कि मार्च महीने के 1.2% से आपको ज़्यादा है। इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे कारण रहा स्टील और सीमेंट सेक्टर। ये सेक्टर्स में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, जिस वजह से नंबर बढ़िया आए हैं। बट अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, गैस की बात करें, तो वो सेक्टर्स आपको श्रिंक होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखो, पॉइंट इन दी एंड वही निकल के आया कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं कह सकते। भले ही हमें मार्च से बेटर नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर वो सिर्फ एक दो सेक्टर्स की वजह से ही आया है। बाकी सेक्टर्स अगर हम बात करें तो वो अच्छा परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एंड देखो, उम्मीद यही है कि जो अभी दुनिया के सामने क्राइसिस आया है, भारत के सामने भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, हम उनको अच्छे से यहाँ पे टैकल कर पाएँ। इसके साथ ही दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग देशों की विजिट पे हैं। एंड उसी में यहाँ पर वो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ मिले। एंड इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट उनको दिया, वो थी मेलोडी चॉकलेट। राइट। अब ये चॉकलेट चलो दी गई, ये तो चलो एक सॉफ्ट पावर का एक तरीका आपको देखने को मिल जाएगा, या इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि भारत और इटली के बीच में यहाँ पर एक तो डिफेंस पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ है, प्लस दोनों देशों ने आपस में जो द्विपक्षीय जो अपने समझौते होते हैं, बायलैटरल टाइज हैं, उनको स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा यहाँ पे दे दिया है। अब इसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर, चाहे आपका ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, क्लीन एनर्जी हो, इनोवेशन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम दोनों देशों ने ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि शांति से जो मसले चल रहे हैं दुनिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ के अंदर आपको सिचुएशन आपको क्रिटिकल देखने को मिल रही है, उसके अंदर भी ये चाहते हैं कि हॉर्मूज के माध्यम से आराम से फ्लो हो चीज़ों का, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। प्लस एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक भी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, ऐसा दोनों देशों ने यहाँ पे एग्री किया। तो क्लियरली दोस्तों देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे यहाँ पर आज के समय आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 21 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है वो शी मार्ट्स इनिशिएटिव के बारे में है। अब देखो, इस इनिशिएटिव को हमें समझना तो है, पर उससे पहले आप एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, एसएचजी, एक बार हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आप सबने नोटिस किया होगा जीएस पेपर 2, है ना, जनरल स्टडीज पेपर 2 के सिलेबस में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक है। अब होता पता क्या है? देखो, एक तो है कि मान लो एक सिंगल महिला है। अब एक महिला शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए, बट अगर मान लो 10 महिलाएं या 15 महिलाएं इस तरह से जुड़ जाए, एक छोटा ग्रुप हो लोगों का जो साथ में कनेक्ट हो जाए, अब वो क्या करेंगी? मान लो इन सबके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, किसी के पास 100 रुपये, 200 रुपये इस तरह से हैं। अगर ये सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी, तो डेफिनेटली इनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी को इनमें से पैसों की जरूरत हुई, मान लो किसी को कोई व्यापार स्टार्ट करना है, तो वो फिर इस पैसे के माध्यम से स्टार्ट कर सकता है। किसी को दुकान शुरू करनी है, किसी को खेती के लिए कुछ सीड्स खरीदने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए। समझे? आगे जाके जो बैंक्स होंगे वो भी फिर इनको लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप के तौर के ऊपर ये अपना आपस में कनेक्टेड है। तो एक छोटा सा वॉलेंटरी ग्रुप होता है जो आपस में मिलकर छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, आपस में एक दूसरे को लेंड कर सकते हैं, और उसके माध्यम से कुछ इनकम जनरेशन, कुछ अपना व्यापार, कुछ नया रोजगार यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एट द सेम टाइम देखो, वुमेन एम्पावरमेंट भी इस पे होता है। देखो, वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी का भी हो सकता है, पर अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है, एंड इससे उनकी जो गरीबी है वो भी खत्म करने के अंदर हेल्प मिलती है। ये तो बात होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की। हमें डिस्कशन क्या करना है? हमें डिस्कशन करना है शी मार्ट्स के बारे में। शी मार्ट्स की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर
मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पॉइंट समझना यहाँ पे, बेसिकली जो वुमेन एसएचजीज है ना, वो प्रोडक्ट तो अच्छे अच्छे बना लेती हैं, पर वो कैसे उनको सेल कर पाएंगी, इसमें उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये दरअसल में उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर तक लेके जाने के लिए हेल्पफुल करेगा। कैसे? यहाँ पर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का मदद ले सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेसेस की यहाँ पे हेल्प यहाँ पे इनको दी जाएगी, सो दैट कि महिलाएं अब जो प्रोडक्ट्स बनाएं सिर्फ एक छोटे गांव के अंदर ही उसको ना बेच पाएं, बल्कि उसके बियॉन्ड बड़ी बड़ी मार्केट्स में ऑनलाइन बायर्स को भी अपने प्रोडक्ट बेच पाएं। कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि मान लो महिलाएं साथ मिलकर अचार बना रही हैं या हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं, हैंडलूम की आइटम्स कई बार आपने देखी होंगी, है ना। अब होता पता क्या है कि उनको ये जो प्रोडक्ट्स हैं आमतौर के ऊपर जो गांव में कुछ आपकी मंडी लगी, कुछ हाट लगी, कोई लोकल मार्केट लगी, वहीं बेचना पड़ता है। पर शी मार्ट की सहायता से अब वो उसको कहीं पर भी बेच पाएंगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, डिजिटल मार्केट प्लेसेस के ऊपर। उससे इनकी जो आमदनी है वो बहुत शानदार हो पाएगी। दरअसल में इस इनिशिएटिव को हमने इसी बार यूनियन बजट 2026-27 के अंदर अनाउंस किया था, और ये इनिशिएटिव दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया इसका पर्पस क्या है। कम्युनिटी ओन्ड इस तरह से आउटलेट्स होंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केट का एक्सेस होगा, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया जाएगा ताकि आराम से अपना यहाँ पे सामान लाकर ये बेच पाएं। प्लस एट द सेम टाइम इस इनिशिएटिव के माध्यम से हमारा जो गोल है ना कि 2029 तक हमें 3 करोड़ और लखपति दीदी यहाँ पे जनरेट करनी है। मतलब कहने का मतलब कि जो साल भर में अंदर कम से कम 1 लाख रुपया तक की इनकम तो यहाँ पे जनरेट कर पाए, उनको हम बोलते हैं लखपति दीदी। तो सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है 2029 तक 3 करोड़ लखपति दीदी यहाँ पे एडिशनली जनरेट करना, तो उसी के अंदर भी यहाँ पर ये हेल्प कर देता है। बाकी और भी हमारे पास स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल विकसित भारत जी राम जी योजना। अब इसके माध्यम से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मार्केट सपोर्ट सिस्टम है, वो भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो बाकी स्कीम के साथ भी इसको यहाँ पे लिंक हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि एक्चुअल में महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो हो पाए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है गवर्नमेंट कर्ब्स प्रीशियस मेटल इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट फॉरेक्स रिजर्व्स। देखो आप लोग पिछले कई दिनों से सुन ही रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आप लोगों को विदेश नहीं जाना 1 साल के लिए। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की विजिट पे गए हैं, बट ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी बोला है कि सोना नहीं खरीदना, है ना, और बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं। अब ये बोले क्यों गई हैं? वो इसीलिए बोली गई हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारा अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। बाहर से आप सामान मंगाओगे तो डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, उस चक्कर में हमारे जो डॉलर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें ना, तो पिछले 10 हफ्ते में लगभग $32 बिलियन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम हुए हैं, जब से वेस्ट एशिया का क्राइसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कि अगर हम बात करें 2025-26 की, तो वहां पर हमने सिल्वर इंपोर्ट करवाया लगभग $12 बिलियन का, और पिछली बार से ये नंबर 150% इंक्रीज हो गया था। सिमिलरली गोल्ड की बात करें तो ये नंबर भी इंक्रीज होके लगभग $72 बिलियन हो गया था। तो हमारे बहुत सारे डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। बाकी देखो एक बात और भी है कि भले ही हमने कम मात्रा में हमने सामान मंगाया हो, पर क्योंकि सिल्वर के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे पिछले साल, गोल्ड के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे, इस वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो बहुत ज़्यादा आया था। प्लस एट द सेम टाइम देखो, जब रुपया कमज़ोर होता है तो आपको पता होगा कि बाहर से सामान मंगाना महंगा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे डॉलर में पेमेंट करोगे ना। मतलब अब आपके पास अगर मान लो पहले $1 90 रुपये का था, अब $1 अगर 100 रुपये का हो जाए तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी रुपीज़ के फॉर्म के अंदर, राइट। तो इस वजह से अगर रुपया कमज़ोर होता है ना, उससे भी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स यहाँ पे बढ़ते हैं, उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सरकार ने यहाँ पे कुछ प्रतिबंध कर्ब्स कुछ लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सरकार ने अब यहाँ पे ये बोला है कि पहली बात तो जो सिल्वर है ना, उसको हम लोग, अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अगर आप इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो, तो उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। यानी कि अगर आपको सिल्वर इंपोर्ट करवाना है, ज्वेलरी के लिए नहीं, ज्वेलरी के अलावा डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, तो उस केस में आपको सरकार की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो लोग थोड़े डिस्करेज होंगे इन चीज़ों को खरीदने के लिए। फिर अगर हम बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम के अंदर जो ड्यूटी थी उसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ना,
तो दरअसल में एक हमारी स्कीम है, आप सबने सुना होगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से क्या होता था कि मान लीजिए आपने कुछ गोल्ड वगैरह या कुछ ऐसे कुछ आपने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मंगवाए, तो उस केस में ना आप ड्यूटी फ्री गोल्ड मंगा सकते थे, क्योंकि उसका फिर आगे आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते थे। पर अब यहाँ पर भी इसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है, वो है 100 किलो की। 100 किलो से ज़्यादा आप यहाँ पर ड्यूटी फ्री जो है गोल्ड इम्पोर्ट यहाँ पे नहीं मंगा सकते अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जाम्पशन छोड़ी हैं। जैसे मान लो कि आपने ज्वेलरी के लिए अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको सिल्वर इंपोर्ट करवाना है। देखो, होता पता क्या है कि कई ऐसे लोग होंगे जो भारत में ज्वेलरी बनाते हैं और फिर विदेशों में भेजते हैं। उसके लिए केवल उनको सिल्वर वगैरह का चाहिए होता है। अब मान लो अगर आपने सिल्वर बाहर से मंगाया, उसकी कुछ प्रोसेसिंग करी और फिर उसको आप आगे जाके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो वो एग्जेम्प्टेड है। फिर इसके अलावा जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जिनका फोकस कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के ऊपर है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर ये एग्जेम्पशंस होंगी। प्लस आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनके ऊपर भी कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। बाकी इसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर लिमिट लगा दी गई है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सिल्वर इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसके ऊपर भी यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया गया है। तो सरकार बेसिकली कोशिश यही कर रही है कि कम से कम इन चीज़ों को मंगाना पड़े, ताकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर बच पाए। तो देखो, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, सिल्वर को जान लेते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब सिल्वर के बारे में आपको पता होगा कि इसका सिंबल क्या होता है, एजी, और इसका एटॉमिक नंबर है 47। सिल्वर एक बहुत ही सॉफ्ट सा एक वाइट कलर का होता है, आप सबने देखा ही होगा। ठीक है, लस्टर होता है, तो इसमें काफ़ी शाइन सी होती है। और प्लस एट द सेम टाइम इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि काफ़ी मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब कि इसको आप हैमर करके थिन थिन शीट्स के अंदर यहाँ पर इसको आप हैमर कर सकते हो। अब फिर आगे जाके इसका इस्तेमाल हो सकता है। इवन आपका गोल्ड भी काफ़ी मेलेबल होता है, आपको पता होगा। और जब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप इनको थिन वायर्स के अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कॉपर की वायर्स आपने देखी होंगी, उसी तरह से जो सिल्वर है ना, वो भी डक्टाइल होता है। प्लस एट द सेम टाइम इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन सब में होता है। बाकी ज्वेलरी बनाने में तो होता ही होता है, और मेडिसिन वगैरह में भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो, भारत के अंदर सिल्वर बहुत ही कम है। स्पेशली अगर हम बात करें राजस्थान, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, भरक डिपॉजिट वहाँ पे है। तो लगभग 86% जो शेयर है वो राजस्थान का ही है। फिर बाद में कर्नाटका, झारखंड और आंध्र प्रदेश आते हैं, पर बाकी एरियाज़ के अंदर बिल्कुल ना के बराबर आपको सिल्वर देखने को मिल जाता है। सिल्वर अक्सर ऐसा देखा गया है कि लेड, जिंक, कॉपर और गोल्ड ओर के साथ नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसे सल्फाइड ओर्स आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो बाकी इसको स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल रिफाइनिंग के माध्यम से यहाँ पर सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दुनिया भर के अंदर जो पेरू है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। और अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें सिल्वर की, तो वो आपको मैक्सिको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी प्रीशियस मेटल्स के बारे में, जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों। आगे दोस्तों, हमें ना एक डैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये डैम खास क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, पर उससे पहले आपको यहाँ पर नीदरलैंड्स की लोकेशन ज़रा देखनी है। अब नीदरलैंड्स ये रहा आपका। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि नीदरलैंड्स के नॉर्थ में आपको नॉर्थ सी देखने को मिल जाएगा, और नीदरलैंड यहाँ जर्मनी और बेल्जियम के साथ अपने बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी द हेग, जो कि इसकी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी बोल सकते हो, वो नीदरलैंड्स के अंदर ही है। और नीदरलैंड्स को हम लो कंट्रीज़ के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि नीदरलैंड्स का काफ़ी सारा हिस्सा पानी के या सी लेवल के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो ठीक है। अब हमें यहाँ पे ना एक डैम पढ़ना है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक डैम है। अब ये डैम बहुत ही शानदार डैम है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पता क्या है, ये जो डैम है ना, ये दरअसल में दुनिया भर के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखा जाता है इन फ्लड कंट्रोल एंड लैंड रिक्लेमेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि नीदरलैंड के नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ सी। तो होता पता क्या है कि नीदरलैंड का बहुत सारा हिस्सा पानी से, फ्लड से इफेक्ट हो जाता था। बट बाद में जब से ये डैम बनाया है ना, तो डैम के बनने की वजह से जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रुक गए हैं। तो नीदरलैंड्स का बहुत सारा हिस्सा फ्लड से बच जाता है इस पर्टिकुलर डैम की वजह से। दुनिया भर के अंदर ये डैम बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ सी को सेपरेट करता है फ्रॉम द जलिस्मर फ्रेश वाटर लेक। क्या है इसका डैम का नाम? इस डैम का नाम है अफस्लुत डिच डैम।
ये डैम आपको देखने को मिलेगा। 32 किलोमीटर का ये डैम आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेश वाटर स्टोरेज में भी काम आता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी देखो यहाँ भी गए, इटली तो गए ही गए, नीदरलैंड्स भी यहाँ पे गए, तो वहाँ पर उन्होंने इस डैम को भी यहाँ पे विजिट किया। अब ये डैम भारत के लिए पता खास क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत यहाँ पे नीदरलैंड से कुछ बातें सीखेगा। क्या बातें सीखेगा? देखो आप सबको ना एक प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, कल्पसर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हम गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर कैसे टाइडल पावर जनरेट करनी है, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा गल्फ ऑफ खंबात में फ्रेश वाटर रिजर्वायर का, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें नीदरलैंड से सीखेंगे। एक लेटर ऑफ इंटेंट भी दोनों के बीच में यहाँ पे साइन हुआ है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रहेगी और नीदरलैंड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट रहेगा। तो दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम कॉपरेट करके भारत के अंदर भी एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये डैम भी आप ध्यान में रखिएगा, और भारत का ये जो मैंने आपको बताया कल्पसर प्रोजेक्ट जो गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में बनने जा रहा है, इसका भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है डीएनए मैपिंग एंड पेंगोनिल ट्रैफिकिंग। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इंडियन पेंगोनिल के बारे में जान लेते हैं, फिर आएंगे कि आखिर करंट अफेयर्स क्या है। देखो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आपको पेंगोनिल देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज आपने नोटिस करी, इसकी बॉडी पे सर हमें यहाँ पे स्केल्स देखने को मिल जाते हैं। स्केल कवर्ड मैमल आपको देखने को मिलता है, और ये रात के समय बहुत एक्टिव होता है, नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल मतलब रात के समय एक्टिव होना। अब पॉइंट पता क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग होती है। इनफैक्ट ना दुनिया के सबसे ट्रैफिक्ड एनिमल्स में से ज़्यादा ट्रैफिक्ड वाला एनिमल यही है आपका जो पेंगोनिल होता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड्स, ड्राई रीजन, अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जहां पर भी कहीं आप जमीन की खुदाई कर सकते हो वहां पर ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंडियन पेंगोनिल। अब इसकी बॉडी के ऊपर ये जो स्केल्स होते हैं ना, ये जो स्केल्स हैं ये केराटिन के होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये जो हार्ड स्केल्स है ना इसकी बॉडी के ऊपर, ये इसको बचाते हैं कि कोई मान लो इसको खाने आए, तो इसको प्रोटेक्टिव स्केल्स भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। और इसकी जो डाइट होती है, यहाँ पर ये आंट्स के ऊपर, टर्माइट्स के ऊपर फीड करता है, और नीचे खुदाई करने के लिए इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, पर ब्रीडिंग के समय के ऊपर डेफिनेटली नहीं रह पाएगा, बट बाकी टाइम ये खुद अकेले रहना पसंद करता है, और नीचे ज़मीन के अंदर रहना भी ये पसंद करता है। इसकी IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, WP में शेड्यूल 1 में है, और साइट्स में आपको ये अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, ये बात तो हमें चलो समझ आई कि इंडियन पेंगुइल है क्या, बट अभी हमें क्या जानना है कि अभी करंट अफेयर्स में क्या हुआ है। देखो जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम इसकी ट्रैफिकिंग को रोकें। अब उसके लिए एक सोल्यूशन क्या है, डीएनए मैपिंग। क्या होता है डीएनए मैपिंग? देखो डीएनए मैपिंग में ना आप क्या करते हो, आप जो भी एक एनिमल है या जो भी एक एंटिटी है, उसके अंदर देखते हो कि जीन्स का क्या अरेंजमेंट है, जीन्स की क्या लोकेशंस है। समझे मेरी बात को? तो उसकी बॉडी में, उसके क्रोमोसोम्स में हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट है। तो उससे ना पर्सन को आइडेंटिफाई करना या उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझना। होता पता क्या है, जैसे कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मान लो कि कोई बच्चा है, अब कैसे पता लगेगा कि इस बच्चे का पिता कौन है? कई बार आपने CID वगैरह जैसे शोज में देखा होगा, तो वहाँ पर वो डीएनए का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते? क्योंकि हमें पता लग जाता है कि जीन्स की क्या लोकेशन है, अरेंजमेंट वगैरह क्या है। ऐसे ही पता क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने कोई पेंगोनिल की ट्रैफिकिंग करी, ठीक है, अब हमने एक बंदे को पकड़ लिया पेंगोनिल के साथ। अब ये बंदा पता क्या बोल सकता है कि नहीं नहीं पेंगोनिल मुझे वहां पे मिला था, या पेंगोनिल मैंने कहीं से खरीद लिया, ये सारी चीजें बोल सकता है। तो हमें कैसे प्रूव करेंगे कि भाई पेंगोनिल इसने खरीदा है, या पेंगोनिल वाकई में इसने जंगल से इसने उठा लिया, इसने इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा है? वो कैसे पता लगेगा? वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए मैपिंग का। कैसे? यहाँ पर इसकी बॉडी से, इसकी स्किन से, कुछ ब्लड से हम डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये वाला पेंगोनिल आया कहाँ से है। उसका डेटाबेस हमें पता लग जाएगा, तो हम आराम से बता पाएंगे कि अगर किसी बंदे के पास पेंगोनिल मिलता है तो वो चोरी का पेंगोनिल है या वाकई उसने कहीं से खरीदा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर तो आपका डीएनए मैपिंग काम करता ही है। बाकी मेडिकल रिसर्च के अंदर कहीं पर कुछ जीन डिसऑर्डर्स होते हैं,
उनको ठीक करने के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर मेडिसिन बनाने के ऊपर। फोरेंसिक्स में तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको देखना हो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पे हेल्प करता है, राइट। एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे डिजीज रेजिस्टेंट आपको क्रॉप वैराइटीज बनानी है, उसके अंदर मदद करता है। स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई हैं उनको समझने के अंदर भी साइंटिस्ट इसकी यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो अभी यहाँ पर यही कर रहे हैं कि एडवांस पॉपुलेशन जीनोमिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमने यहाँ पर जो अलग अलग जीनोम क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे टारगेट किया है, ताकि हम यहाँ पे इनका देख पाएँ कि कहाँ से इनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको हम समझेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी इनकी पोचिंग हो रही है एशिया में, अफ्रीका में, नॉट ओनली सिर्फ इंडियन पेंगोलिन पर बाकी भी जो पेंगोलिन्स हैं उनकी भी, ताकि हम समझ पाएँ इस चीज़ को एंड इनकी जो ट्रैफिकिंग है फिर यहाँ पे रोक पाएँ। ऐसा बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से असम, भूटान एंड इवन आपका यूनान, चाइना के अंदर जो है ना, वहाँ तक यहाँ पे ट्रैफिकिंग के लिंक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और भी बाकी देशों के अंदर ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है स्वान वुल्फ इफेक्ट। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है, समझना इस बात को। अब होता पता क्या है कि यहाँ पर आपकी ये जो पेस्ट वाली जो ट्यूब है ये है, और यहाँ सामने से यहाँ पे आपका जो पेस्ट है वो यहाँ से निकलता है। ये कब निकलता है? जब आप यहाँ पर कुछ फोर्स लगाते हो, है ना। आपने इस जो ट्यूब है इसको स्क्यूज किया, ठीक है ना, तो उस बेसिस के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर ट्यूब में से यहाँ से पेस्ट निकला। ऐसे ही होता है ना। अब मान लो एक सेकेंड के लिए कि आपका ये जो फोर्स है, अगर मान लो ये सोलर विंड हो, ठीक है, और ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, मान लो ट्यूब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब खुद सोचो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर सोलर विंड या कुछ मैग्नेटिक प्रेशर लगाओगे तो क्या बाहर निकलेगा? तो सर उस केस में आपके प्लाज्मा निकल सकता है। बेसिकली आपके जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो यहां से निकलेंगे। बिल्कुल। तो जो हमारा यहाँ पर ज़्वान वुल्फ इफेक्ट है ना, इसी को बोलते हैं। क्या होता है ये बोलता है कि भाई जब भी आपकी सोलर एक्टिविटी होगी, मैग्नेटिक फोर्सेस होंगी, तो उस केस में आपके मैग्नेटिक पाथवेज के अक्रॉस क्या होगा, आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलेंगे, यानी कि आपका प्लाज्मा फिनोमेना आपको देखने को मिल जाएगा। चार्ज पार्टिकल इस तरह से चैनल हो जाते हैं मैग्नेटिक ट्यूब्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब ये बात हमें पहले से पता थी कि जब भी ऐसे आपकी मैग्नेटिक फोर्सेस आएंगी, सोलर एक्टिविटी होगी, तो चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे। इसी को बोलते हैं ज़्वान वुल्फ इफेक्ट। पर पॉइंट पता क्या था, हमें लगता था कि ये वाली चीज़ ना केवल और केवल धरती के ऊपर हो सकती है, बाकी जगह पे होना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को लगता था कि ये चीज़ मार्स के ऊपर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मार्स के ऊपर? क्योंकि मार्स के पास इतनी अच्छी ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती जितनी कि धरती के ऊपर है। बट साइंटिस्ट के सरप्राइज हुए हैं इस टाइम के ऊपर। क्यों हुए हैं साइंटिस्ट सरप्राइज? क्योंकि नासा का एक मिशन था, मेवन मिशन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवैल्यूएशन मिशन। ये मिशन ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो ज़्वान वुल्फ इफेक्ट है ना, ये आपको मार्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो इससे कहीं ना कहीं अब साइंटिस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और डेवलप होगी। वो देख पाएंगे कि सोलर स्टॉर्म्स कैसे आखिर मार्स को इफेक्ट करते हैं, कैसे मार्स अपना एटमॉस्फेयर का कुछ कुछ हिस्सा धीरे धीरे उसका लूज करता जा रहा है, स्पेस वेदर कैसे इफेक्ट करता है प्लैनेट्स को, ये हर चीज़ हम यहाँ पे समझ पाएंगे। मार्स का जो मैग्नेटोस्फेयर है वो कैसे डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है इन सोलर एक्टिविटी के हिसाब से, साइज में भी, शेप में भी। तो ज़्वान वुल्फ इफेक्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इस तरह से हम चीज़ों को और अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। बाकी और बॉडीज जैसे आपका वीनस है, टाइटन मून हो गया, उनको भी हम यहाँ पे समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा मिशन था ये, मेवन मिशन। ये मिशन दरअसल में नासा ने 2013 में स्टार्ट किया था, और ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये मार्स ऑर्बिट में पहुंच गया था 2014 के अंदर। तो आज के समय जो 7 एक्टिव मार्स ऑर्बिटर्स हैं उनमें से एक आपको मेवन भी देखने को मिल जाएगा, और मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। एंड इस तरह से इसने बताया कि कैसे कैसे एटमॉस्फेयर वहाँ का इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस हुए हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट ये जो डेफिनेशन है ना ज़्वान वुल्फ इफेक्ट की, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि कैसे जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं या सोलर एक्टिविटी है वो आपके चार्ज पार्टिकल्स को स्क्वीज कर देती है जब भी वो मैग्नेटिक पाथवेज के अलोंग पुश होते हैं। इसी को बोलते हैं हम ज़्वान वुल्फ इफेक्ट, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है।
एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पलामू टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि ये झारखंड के अंदर देखने को मिलता है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट बिहार के बारे में मेंशन्ड है, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, स्पेस मीटिंग्स वेनेटो 2026, तो यस, ये आपको वेनिस इटली के अंदर ही आपको एक स्पेस एंड एरोस्पेस बिजनेस कन्वेंशन देखने को मिल जाएगी, इसलिए करेक्ट है। बाकी इंडियन रेड सन वॉक की बात करें तो आपको WPM शेड्यूल 1 में ही देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।